नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 4 क्लास 11। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता, महत्वपूर्ण है। कविता का नाम है वे आँखें। किसकी आँखों की चर्चा करने जा रहे हैं? हमारे महत्वपूर्ण, हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा किसान। किसानों की स्थिति हमेशा से ही दयनीय रही है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी उनकी स्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। आज हम इस पोएम के माध्यम से जानेंगे कि किसानों की स्थिति कैसी थी। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये कविता हमें किसानों की सभी स्थितियों से अवगत कराने वाली है। कवि के अनुसार स्वतंत्रता पश्चात भी भारत में कृषकों के हक में तत्कालीन व्यवस्था या शासन की तरफ से कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया और किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस कविता में विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया। प्रस्तुत कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। मतलब व्यक्तिगत रूप से परेशान था, साथ साथ वह पारिवारिक दुखों को भी झेल रहा था और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका ये कविता प्रस्तुत करती है। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म हुआ था कौसानी, उत्तर प्रदेश में 20 मई 1900 को और इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण करती हैं इनकी दादी जी। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और इनके बचपन का नाम जो था वो गुसाई दत्त था, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत को ये नाम पसंद नहीं आता है, तो जब स्कूल में दाखिला लेते हैं तब अपना नाम चेंज करवा लेते हैं और अपना नाम रखवा लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौसानी में जहाँ ये रहते थे वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था कि इनको प्रकृति से प्रेम हो गया और इसलिए इनकी रचनाओं में झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन ये सब चीज़ें इनकी हर कविता में देखने को हमें मिलती है और इसके लिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं आज की कविता जो कि किसान पर लिखी गई है। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मतलब गुफा, सरीखी मतलब उसके जैसी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ किसकी बात कही गई है कि जो उसकी आँखें हैं, किसान की आँखें हैं, वो अंधकार की गुफा के जैसी लग रही हैं और उन आँखों को देखकर मन में भय जाग जाता है। भरा दूर तक उसमें दारुण, दारुण मतलब दया भावना भरी हुई है, दन्य सुख का नीरव रोदन, और मतलब इस दन्य दुख, इस दीनता भरे दुख का शांति से मतलब एक क्रंदन सा मन में उठता है। तो ये जो पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, इनके द्वारा भारतीय कृषकों के शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया गया है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसानों की दयनीय स्थिति का बेहद मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि जो शोषित किसान है उनकी आंखें मानो अंधेरी गुफा के समान दिखती है, जिनसे मेरा मन भयभीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें दूर तक कोई कष्ट और दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। फिर आगे की पंक्तियाँ क्या है? वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन मतलब हमेशा ही मतलब अपने अधीन रहा, किसी की गुलामी नहीं की, अभिमान भरा आँखों में इसका और हमेशा अपने आप पर गर्व करता रहा। छोड़ उसे मंधार आज संसार कगार सदर्श व किसका। तो उसको इस बुरी स्थिति में छोड़कर संसार आगे निकल गया और वह किसान हमेशा से ही इन गुलामियों में जकड़ा रहा। तो कवि कहते हैं कि सदैव किसान स्वाधीन रहा
उसके अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज संसार ने उसे समस्याओं के मझधार में छोड़कर उससे दूर चला गया है। आज वह किसान अकेला पड़ गया है। फिर से देख लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी। तो कवि किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जो शोषित किसान है उनकी आंखें मानो अंधेरी गुफा के समान दिखती है। उन आँखों से डरता है मन, और उन आँखों को देखकर मेरा मन भयभीत होता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन। तो उनसे दूर तक कष्ट और दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा दुख लिए खड़ा है किसान, और उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। तो हमेशा से ही किसान स्वाधीन रहा है और उसे अपने आप पर गर्व रहा है कि उसके अपने खेत हैं और खेतों में वह मेहनत करके अपनी कमाई खाता है। तो अभिमान उसकी आंखों में हमेशा से रहा है। छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदर्श वह खिसका। तो उसको आज संसार ने उसे समस्याओं में छोड़ दिया है और संसार खुद आगे निकल गया है और किसान अकेला पड़ गया है। चलिए दूसरा पैराग्राफ। लहलाते वे खेत दृगों में, दृग मतलब आँखों में, तो उसको अपनी आँखों में वो लहलाते हुए खेत नज़र आते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे। और बाद में क्या हुआ, जो जमींदार लोग थे, बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने उनको उन लहलाते खेतों से बेदखल कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो जो खेत लहलाते थे उनके हरे हरे तिनकों को देखकर उसकी ज़िंदगी खुशहाली होती थी, ज़िंदगी में हरियाली छा जाती थी और उसको एकदम खुशी महसूस होती थी। तो जमींदार ने उसको इस खुशी से बेदखल कर दिया। आँखों ही में घूमा करता वह उनकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली का वर्चस्व था जो उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। पर अफसोस आज ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि किसानों की आंखों का तारा, मतलब उसका जो जवान बेटा था, आंखों में ही उसके घूमा करता था, वही उसकी आंखों का मतलब बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा बहुत प्रिय होना। तो उसका जवान बेटा था, वह उसकी आंखों का तारा था। कारकुनों की लाठी से जो हो गया जवानी में ही मारा। तो वह कभी किसानों के जवान बेटों को जमींदार के कारिंदों ने, मतलब जमींदार के जो सेवक रहते थे ना, उनके कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। तो इस तरह से उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। आगे क्या कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। तो किसानों से मतलब लगान ली जाती थी और किसान बेचारा जितना कमाता था उससे उसका 50% या 60% उससे ले लिया जाता था। मुश्किल से अपना घर खर्चा चलाता था, उसके पास अनाज भी नहीं बचता था ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और उसको कर्ज में डूब गया हुआ है। महाजन ने किसानों के घर द्वार सब बेच दिए। जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो जो महाजन होते थे उसने उसके घर भी बेच दिए। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। तो जो वह ये रखता था, बैल जो रखता था, उसको भी उन महाजनों ने नीलाम कर दिया। तो ये बात किसानों की आंखों में चुभती थी, जिसके कारण उन्हें गहरा दर्द मिला और उनके रोजगार के साधन छीनने का कारण बना। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी नाम की उसकी एक गाय थी जो कि उसके अलावा किसी और को दूध नहीं देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो वह जो दूध देती थी गाय, उसको भी उसे मजबूरी में बेचना पड़ा और ये दुख उसके सारा सुख ले बैठा। तो किसान को उसको भी बेचना पड़ा। इस बात का किसान को बहुत दुख हुआ और ये सारी दृश्य उसकी आंखों में अब भी नाचते हैं। किसान की सुख की खेती एकदम से उजड़ गई, जिसके कारण वह उदास और
दुखी आंखों में नाचा करती। क्या नाचा करती? जो गाय उसको प्रिय थी, जो उसी को दूध देती थी, उसके सिवा किसी को अपने पास नहीं आने देती थी, वह उसको भी उसने बेच दिया मजबूरी में। तो यह जो दृश्य है उसकी आंखों में बार बार नाच रहा था, जिससे उसकी घर की सुख शांति उजड़ गई। अगला पैराग्राफ। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो सुमित्रानंद पंत जी ने इसमें किसानों के शोषण की स्थिति का वर्णन किया है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसानों की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि गरीब किसान की पत्नी दवा के अभाव में चली गई। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब घर की जो औरत है उसकी पत्नी थी। स्वर्ग चली आंखें आती भर, वह बिना दवा के कारण दवा नहीं ला सका किसान उसके लिए, और वह चल बसी। ये याद आते ही आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो जब उसकी माँ चली जाती है, छोटी बच्ची भी बिना दूध के 2 दिन में ही मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, क्योंकि किसान का जो आंखों का तारा था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, बाद में उसकी पत्नी भी चली गई। पत्नी के बाद जो उसकी बेटी थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो घर में जो विधवा पतोहू, उसकी लड़के की जो पत्नी थी वो थी लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो वो बहुत अच्छी थी, लक्ष्मी थी, लेकिन पति की हत्यारीन मानकर उसके ऊपर ये कलंक लगाया कि पति की हत्यारीन है, और फिर कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और उसकी इज्जत लूटी, और ये वह बर्दाश्त नहीं कर सकी, डूब कुएं में मरी एक दिन, और वह कुएं में डूबकर मर जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि घर में एक विधवा बहू बची थी जिसका नाम लक्ष्मी था, परंतु अफसोस उसे अपने पति की मौत का जिम्मेदार माना जाता था। और एक ऐसा काला दिन भी आया जब गांव के कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली। परिणाम स्वरूप किसान की बहू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, और इस तरह से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। फिर आगे है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, पत्नी चली गई, मेरी पत्नी चली गई, मैं मतलब पत्नी को पैर की जूती समझा जाता है, वो गई, दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जवान लड़के का दुख कैसे भूलूं, उसको याद कर तो सांप छाती पर सांप लौटने लगते हैं, छाती फटने लगती है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक लहलाती। जो सुख के दिन थे, पूरा मेरी फसल लहलाती थी, हरियाली मुझे मेरी आँखों में समाती थी, मेरा पूरा हरा भरा खुशहाल परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, है ना, और बेटे की बहू थी। ये सब सोचकर एक क्षण के लिए आँखों में चमक आ जाती है। तुरंत सुनने में पड़ गया गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदर्श बन जाती। लेकिन उसके तुरंत बाद अगले ही पल किसान अपने वर्तमान को देखता है तो उसकी दृष्टि शून्य में गड़ जाती है और उसकी दृष्टि तीखी नोक के समान चुभने लगती है। तो पिछले सुखमय जीवन को याद करता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वर्तमान की स्थिति देखता है, अभी की स्थिति देखता है, तो अचानक से उसे तीखी नोक के समान ये बातें, ये दृश्य चुभता है। तो आज की किसान की दयनीय स्थिति वाली कविता आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें बच्चों। और ये सही में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेज़ों और जो सामंत और ये जमींदार लोग थे किसानों के साथ इस तरह से ही बुरा व्यवहार करते थे। तो आपने मतलब बंगाल की स्थिति देखी होगी, बंगाल में किसानों की स्थिति बहुत बुरी हुई थी। तो कभी मौका मिले तो हिस्ट्री की बुक में ये सारी किसानों की हिस्ट्री आप पढ़ना, मतलब उनके ऊपर तरह तरह के लगान थोपे जाते थे। अगर अकाल पड़ गया तो भी उनको
ये कर देना होता था, लगान देनी होती थी, और नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी, उनकी बहू बेटियों के साथ बदसलूकी की जाती थी, उनको भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। तो इस तरह से किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी, और उसी का यहाँ मार्मिक चित्रण सुमित्रा नंदन पंत ने हमारे सम्मुख रखा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, पूरी कविता देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अच्छी लगी कविता तो लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।